हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था एक प्रोफेशनल है और एक क्लाइंट है। एक क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में, तो वो किसके पास जाएगा? एक प्रोफेशनल के पास जाएगा। वो प्रोफेशनल को क्या क्या क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा क्लाइंट को, हम देखे थे उसका 13 स्टेप। पहले 5 स्टेप तक तो जीएसटी लग सकता है। अगर 6 स्टेप के बाद आए तो 6 स्टेप के बाद जीएसटी लगना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे कि पहले 5 स्टेप तक क्या था, अगर हम पहले स्टेप नंबर 1 देखेंगे। सपोज एक क्लाइंट है, इसको जाना है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन लेना है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। देन उसको प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। प्रोफेशनल अब उसको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहले क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में वो पूछेगा कि वो जो एलिमेंट है वो किस में कवर हो रहा है, जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विस में, या दोनों में। हम देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का डेफिनेशन क्या है, सर्विस का डेफिनेशन हम देखेंगे। जैसे कि गुड्स का डेफिनेशन है वो सेक्शन 2(52) में और सर्विस का सेक्शन 2(102) में हम देखेंगे। देन एलिमेंट सपोज उसका गुड्स में कवर हो गया। अब देखेंगे कि वो जो एलिमेंट गुड्स में कवर हो गया, वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई में कवर होगा या नहीं। अगर वो सप्लाई में कवर ही नहीं होगा देन जीएसटी की बातें ही नहीं होगी। अगर उसका सप्लाई में कवर हो गया देन एक्टिविटी, देन हो जाएगा कि वो कहाँ सप्लाई कर रहा है, हमको देखना पड़ेगा। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी विद इन इंडिया सप्लाई कर रहा है देन उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देन उसके बाद अगर वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अगर वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। देन उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्सेबल पर्सन हो गया, गुड्स एलिमेंट में जो एलिमेंट कर रहा है वो गुड्स में कवर हो गया, सप्लाई विद इन टैक्सेबल टेरिटरी कर रहा है तो सब एक्टिविटी उसका सप्लाई में कवर हो गया। ये हो गया, वो टैक्सेबल पर्सन भी है। पहले 5 स्टेप तक उस पर सपोज उसको मान लेते हैं कि अभी जीएसटी लग गया ऊपर उस पर। देन उसके बाद स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 हमको क्या बोलता है? स्टेप नंबर 6 बोलता है वैल्यू ऑफ जीएसटी। मतलब अभी स्टेप नंबर 5 एक रहेगा जो क्या बोलता है 100% एग्जम्पशन लिमिट में अगर उसका प्रोडक्ट कवर हो गया देन वो क्या हो जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा और वो कलेक्शन अगर लगेगा बट कलेक्शन नहीं होगा। अगर 100% एग्जम्पशन लिस्ट में कवर ही नहीं होगा उसका गुड्स देन तो क्या होगा, उसको जीएसटी नहीं लगेगा और जीएसटी लग जाएगा और कलेक्शन भी हो जाएगा। ये होगा। देन अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट है वो 100% एग्जम्पशन लिमिट में कवर नहीं है। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जो स्टेप नंबर 6 है वो बोलेगा वैल्यू क्या बनेगा, रेट क्या बनेंगे। जैसे कि अगर सपोज मान लेते हैं ये क्लाइंट जो है वो रेडीमेड गारमेंट के ऊपर डील कर रहा है तो रेट उसका 18% बनेगा। देन हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, जैसे कि फॉरवर्ड चार्ज होता है, एक रिवर्स चार्ज होता है और एक ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है। जैसे कि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर देता है टैक्स, देन रिवर्स चार्ज में रिसीवर देता है और थर्ड पार्टी के केस में थर्ड पार्टी देता है ईसीओ केस में। देन उसके बाद हम देखेंगे हु इज लाइबल टू पे टैक्स के बाद हमने देखेंगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या रह जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 10 देखेंगे जो क्या बोलता है M4R ITC, जो क्या बोलता है ऑडिट इनवॉइस। M4R ITC का मतलब क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। A4 होता है ऑडिट, I4 होता है इनवॉइस, M4 होता है मैनर ऑफ पेमेंट, 4R मतलब रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, रिफंड, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, रिफंड, रिटर्न ये होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 11 जो होता है असेसमेंट का, स्टेप नंबर 12 जो होता है अपील एंड एडवांस रूलिंग, स्टेप नंबर 13 जो होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन। ये था हमारा प्रीवियस क्लासेस का छोटा सा रिवीजन। पहले तो देखो हम देखेंगे कि उसका एलिमेंट सप्लाई गुड्स में कवर हो रहा है या सर्विस में कवर हो गया। अगर उसका एलिमेंट सप्लाई गुड्स में कवर हो गया देन हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई में कवर हो रहा है नहीं। अगर सपोज मान लेते हैं कि वो एक्टिविटी सप्लाई में कवर हो गया, अगर सप्लाई में कवर हो गया वो सप्लाई कहाँ कर रहा है देखना पड़ेगा। वो सप्लाई अगर विद इन टैक्सेबल टेरिटरी विद इन इंडिया में कर रहा है देन हम देखेंगे वो जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए या नहीं। अगर वो टैक्सेबल पर्सन है देन तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। अगर वो टैक्सेबल पर्सन बन गया देन वो उसका देखना पड़ेगा वो जो प्रोडक्ट है वो 100% एग्जम्पशन लिमिट में कवर ना हो। अगर वो 100% एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो गया देन उस पर जीएसटी लगेगा बट कलेक्शन नहीं होगा। अगर वो 100% एग्जम्पशन लिमिट में कवर नहीं हुआ जीएसटी लगेगा और कलेक्शन भी होगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो अभी पहले 5 स्टेप तक हमारा क्या था जीएसटी लग सकता है। 6 नंबर स्टेप क्या बोलता है कि हमारा जो 6 नंबर स्टेप होता है वैल्यू क्या होगा, बनेगा वैल्यू क्या।
देन हमारा 7 नंबर स्टेप होता है रेट क्या बनेगा। देन 8 नंबर स्टेप होता है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, मतलब जीएसटी देने के लिए कौन लाइबल होगा ये देखेंगे। जैसे कि फॉरवर्ड चार्ज में कौन देता है, सप्लायर, रिसीवर देता है रिवर्स चार्ज में, और रिसीवर वाले देते हैं थर्ड पार्टी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर केस में। देन उसके बाद क्या हो गया स्टेप नंबर 8 के बाद हमारा स्टेप नंबर 9 जो बोलता है क्या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या आएगा। स्टेप नंबर 10 जो बोलता है M4 और ITC जो बोलता है A4 क्या होता है हमारा ऑडिट, इनवॉइस, मैनर ऑफ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, रिफंड, रिटर्न। देन R4 और ITC मतलब इनपुट, टैक्स, क्रेडिट। देन स्टेप नंबर 11 असेसमेंट होता है। स्टेप नंबर 12 हमारा ऑप्टिकल एडवांस रूलिंग का होता है। स्टेप नंबर 13 हमारा क्या होता है इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन। ये है हमारा जो स्टेप, पहले हमने 13 स्टेप देखे थे। अब इसके बाद 1% के ऊपर जीएसटी लग जाएगा और कलेक्शन भी हो जाएगा। पहले 5 स्टेप तक ऑप्शनल है, अगर 6 स्टेप के बाद अगर एक ही पॉइंट है उस पर एप्लीकेबल हो गया 6 से लेकर 13 तक, देन वो जीएसटी में मैंडेटरी है, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा उसको। हो गया, ये था हमारा प्रीवियस क्लासेस का छोटा सा रिविजन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखो अभी मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको। अभी हम आज की क्लास का रियल क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अभी रियल क्लास क्या होगा, देखो रियल क्लास क्या होगा, देखो जैसे कि मैं आपको बोली कि हमारा हम जो देखे थे, क्या देखे थे, हम देखे थे कि जीएसटी जो होता है वो किस पर लगता है, वो सप्लाई पर लगता है। सप्लाई किसका होने पर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी हम देखेंगे कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम बोलते हैं वो गुड्स का मतलब क्या है। वो जो गुड्स हम पढ़ते हैं बार बार, गुड्स पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा। अभी जीएसटी में गुड्स का मीनिंग और सर्विस दिया होगा, उसको हम देखेंगे। जैसे कि पहले एक बात आप याद रखना, मैं एक छोटा सा आपको नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। देखो हमारा जो डेफिनेशन होता है, ये जो गुड्स है, वो जो सर्विस है, उसका कुछ डेफिनेशन होगा ना। जो वो डेफिनेशन है वो किस में है, सेक्शन 2+52 में गुड्स का डेफिनेशन है, सेक्शन 2+102 में हमारा सर्विस का डेफिनेशन है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि डेफिनेशन हम किसको, मतलब डेफिनेशन बहुत तरह के डेफिनेशन होता है। जैसे कि डेफिनेशन जो होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है किसका डेफिनेशन, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, दूसरा होता है एग्जॉस्टिव। एक होता है क्या, इंक्लूसिव डेफिनेशन, दूसरा होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन आप हमेशा याद रखना, इंक्लूसिव डेफिनेशन जो होता है वो हमेशा इंक्लूड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, इंक्लूड्स, दिस इंक्लूड्स दिस। मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन ये बोलता है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी आएगा, उसके साथ साथ और भी कुछ आ सकता है। ओके जैसे कि यहाँ पर गुड्स मीन्स लिखा है, गुड्स इंक्लूड्स नहीं लिखा है। अगर गुड्स मीन नहीं लिखा होता, गुड्स इंक्लूड लिखा होता, देन ये जो डेफिनेशन लॉ में दिया है वो डेफिनेशन तो आएगा, देन उसके साथ और भी कुछ आ सकता है। ये होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। अभी ब्रॉड बोलता है, ये डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड मीनिंग बोलता है। देन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या बोलता है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलता है रेस्ट्रिक्टिव। इसको रेस्ट्रिक्टिव भी बोला जाता है, मतलब ये जो बोलेगा बस वही सही है। जैसे कि गुड्स मीन्स दिया हुआ है, मतलब गुड्स में सिर्फ हम जो बोल रहे हैं बस वही जो लॉ में लिखा है बस वही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब रेस्ट्रिक्टिव, मतलब पत्थर का लकीर, ये हमेशा कोई भी सिचुएशन हो जाए ये चेंज नहीं हो सकता, जो हम बोल रहे हैं वो बस सही है, ये बोला है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अभी इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब ये भी आएगा, इसके साथ साथ और भी कुछ आ सकता है। तो ये जो है ब्रॉड सेंस में बोल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर और भी कुछ आ सकता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन ऐसा है। और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन क्या बोलता है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलता है पत्थर का लकीर, ये जो बोलेगा बस वही सही है, मतलब जो लिखा है बस वही आएगा। ये हो गया, ये छोटा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही थी। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे अभी गुड्स और सर्विस का
डेफिनेशन। पहले तो हम गुड्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड्स किस में दिया है? सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। किस पर? सेक्शन 2 क्लॉज 52। कहां पर? सेक्शन 2 क्लॉज 52। यहाँ पर डेफिनेशन के साथ हमेशा क्लॉज आता है, सेक्शन के साथ हमेशा सब सेक्शन आता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है? गुड्स इंक्लूड्स है नहीं, यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो गुड्स मीन्स है, मतलब रेस्ट्रिक्टिव है, जैसे कि एग्जॉस्टिव है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये जो है बस देखते हैं क्या? गुड्स का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी मूव हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ये डेफिनेशन दिया हुआ है। अभी लॉ में ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसके साथ और भी कुछ लिखा है, बट इंक्लूड्स क्या? बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये लिखा हुआ है। अभी जो मनी है, वो जो पैसा, हम जो पैसा में डील करते हैं, वो जो पैसा है वो कहाँ पर आएगा? गुड्स में आएगा या सर्विस में आएगा? ये मुझे बताना कि वो जो पैसा हम डील करते हैं रोज जिंदगी में, हम जो पैसे से डील करते हैं, वो पैसे किस में आएगा? गुड्स में आएगा या सर्विस में आएगा? अगर हम ऐसे देखेंगे, पैसे जो है वो तो गुड्स में नहीं आएगा, क्या वो सर्विस में आ सकता है? या हम आगे देखेंगे सर्विस में डेफिनेशन में। जैसे कि देखो, अभी गुड्स मीन्स क्या है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूड्स actionable claim, growing crops, grass attached to forming part of land, attached to forming part of land। क्या इंक्लूड्स नहीं है? बट डज नॉट इंक्लूड्स मनी, सिक्योरिटीज, मनी सिक्योरिटीज, बट डज नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। ये दिया हुआ है। मनी का डेफिनेशन जो वो है सेक्शन 2 क्लॉज 75 में दिया हुआ है। अभी देखो, गुड्स मीन्स क्या है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बस इंक्लूड्स क्या? एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। जैसे कि अभी देखो, गुड्स, सब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या गुड्स है? नहीं, वही मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है जो क्या करता है, वो इंक्लूडेड वही मूवेबल होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, बस वही मूवेबल प्रॉपर्टी हमारा गुड्स में आएगा। जैसे कि एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटी को हम गुड्स में नहीं लेंगे, क्या वो सर्विस में जाएगा? हाँ, यहाँ पर आप सिर्फ बोलना कि नहीं, अभी तो हम गुड्स का डेफिनेशन देख रहे हैं, तो मनी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 75 में है, वो क्या आएगा वो हम आगे देखेंगे, सर्विस में आएगा या अदर कहीं पर आएगा। अगर हम देखेंगे गुड्स मीन्स क्या? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ओके, अभी हम मनी का मीनिंग देखते हैं। मनी का मतलब क्या होता है? मनी क्या होता है? 2 क्लॉज 75 में मनी क्या होता है? मनी होता है हमारा इंडियन लीगल टेंडर, उसके साथ साथ और होता है फॉरेन करेंसी भी हमारा मनी होता है, ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, ये सब आएगा हमारा मनी में। मनी में क्या आएगा? पहले तो हम देखेंगे गुड्स का डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एक्शनेबल क्लेम। ये है हमारा टोटल गुड्स का डेफिनेशन। अब मनी का डेफिनेशन क्या है? मनी इंक्लूड्स क्या? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 75 मनी इंक्लूड्स क्या क्या है? इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब मनी में आएगा। अभी मनी में क्या एक्सक्लूड है? मनी में एक्सक्लूड है क्या? मनी में एक्सक्लूड है करेंसी हैविंग
न्यूमेस्मेटिक वैल्यू ये एक्सक्लूडेड है। मतलब न्यूमेस्मेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर एक करेंसी है जिसका वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कोई और है और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है। मतलब देखो जैसे कि पुराना करेंसी होता है वो उसका फेस वैल्यू भी और है, मतलब कुछ और है, और अभी का वैल्यू कुछ और है, मतलब मार्केट का वैल्यू कुछ और है। तो अभी करेंसी हैविंग न्यूमेस्मेटिक वैल्यू वो मनी में नहीं आएगा। तो मनी में क्या आएगा, मनी में ये सब आएगा, इंडियन लीगल टेंडर आएगा, चेक आएगा, ड्राफ्ट आएगा, ये सब मनी में आएगा। देन बेस ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब हमारा क्या किस में आएगा, मनी में आएगा। देन हम क्या देखें गुड्स का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2+52, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या होता है, 102 में लिखा है, सेक्शन 2+102 में एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम मतलब हम उसको बोलेंगे अदर देन बेटिंग एंड गैम्बलिंग, उसको बोलेंगे हम एक्शनेबल क्लेम। अभी देखो, अभी जीएसटी का डेफिनेशन, अभी सिक्योरिटी का एक और मीनिंग रहेगा कि सिक्योरिटी हम किसको बोलेंगे, सिक्योरिटी इसमें डिफाइन तो नहीं है। सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, और उसके साथ साथ और क्या आएगा, म्यूचुअल फंड्स, ये सब हमारा सिक्योरिटी में आएगा। तो अभी ये डेफिनेशन क्लियर होगा शायद। देखो अभी अगर कोई पूछेगा गुड्स मीन्स क्या है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। तो मनी क्या किस पे आएगा, सप्लाई में सर्विस में आएगा, नहीं। मनी सप्लाई ऑफ सर्विस के डेफिनेशन भी नहीं है, मनी सिक्योरिटी वहां पर भी नहीं है। जैसे कि अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताने के लिए मैं ये लिखी हूँ कि मनी का मीनिंग क्या होता है एज पर सेक्शन 2+75, और सिक्योरिटी का मीनिंग और एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या होता है। अभी गुड्स में क्या आएगा, एक्शनेबल क्लेम एक इंक्लूडेड होगा, उसके साथ साथ हमारा इंक्लूडेड होगा और क्या कि जो ग्रास क्रॉप से अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये होता है गुड्स का डेफिनेशन। As per section 2+52, goods means any kind of movable property other than money and security, but includes actionable claims. Actionable claims means as per section 2+102, actionable claims means जो other than betting and gambling, ये होता है actionable claim. Then includes क्या, actionable claims and growing crops, grass attached to the forming part of लैंड, ये होता है। देन उसके बाद बट डज नॉट इंक्लूड क्या, मनी एंड सिक्योरिटी, ये गुड्स में मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आएगा और सब कुछ आ सकता है। तो ये होता है हमारा टोटल गुड्स का डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पूछेगा कि गुड्स का डेफिनेशन क्या है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये होता है गुड्स का मीनिंग। अभी मनी का मीनिंग अगर कोई पूछेगा आपको, तो एज पर सेक्शन 2+75 मनी मीन्स, मनी के अंदर क्या क्या आएगा, मनी के अंदर हमारा आएगा क्या, चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी और इंडियन लीगल टेंडर, ये हमारा मनी के अंदर आएगा। अभी हम देखें एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या है। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग है अदर देन बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये होता है हमारा एक्शनेबल क्लेम। देन उसके साथ साथ ये 3 कंसेप्ट, सिक्योरिटी का मीनिंग हम देखें बॉन्ड्स, शेयर, डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड, ये होता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जीएसटी में डिफाइन नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है। और मनी में क्या नहीं आएगा, मनी एक्सक्लूड क्या है, इंक्लूड तो ये सब है, मनी में एक्सक्लूड क्या है, एक्सक्लूड हमारा है जो करेंसी हैविंग न्यूमेस्मेटिक वैल्यू, मतलब वो जो करेंसी है उसका अगर मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग है तो वो मनी में नहीं आएगा, ये याद रखना। बस ये हो गया हमारा क्या, सेक्शन 2+52 गुड्स का डेफिनेशन। अब सर्विस का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2+102 में सर्विस मीन्स, यहाँ पर भी दिया है सर्विस मीन्स, मतलब यह क्या है, रेस्ट्रिक्टिव, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। सर्विस मीन्स एनीथिंग, यहाँ पर यही लिखा है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या गुड्स, मनी, सिक्योरिटी आएगा। गुड्स में क्या सर्विस, गुड्स में क्या सिक्योरिटी आता है, मनी आता है, नहीं आता है। तो सर्विस में भी ये लिखा है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। क्या लिखा है, services as per section 2+102, service means anything other than goods, money and security.
but includes activity relating use of money where separate consideration will charged. ओके देखो, जैसे गुड्स का मीनिंग हमने क्या देखा आज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड एक्शनेबल क्लेम, ये हम देखें। देन सर्विस मीन्स यहाँ पर क्या देखें, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। अभी गुड्स और सिक्योरिटी का हम डेफिनेशन देख चुके हैं, इसके साथ साथ बट सर्विस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, मतलब मनी तो यहाँ पर नहीं आएगा, मनी इस पर भी नहीं है, गुड्स के डेफिनेशन में भी, सर्विस के डेफिनेशन में नहीं है। अभी एक्टिविटी यूज तो रिलेटिंग टू द मनी मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप मतलब कुछ ब्रोकर को देखे होंगे जो मतलब शेयर मार्केट में डील करते हैं, आप तो एक एंजल ब्रोकिंग होता है ना, आप एक मतलब देखना अगर आपको शेयर मार्केट में सपोज कुछ शेयर लेना है तो आप ब्रोकर के थ्रू ही लेते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग बहुत सारा मतलब इंटरमीडियरी है जिसके थ्रू हम परचेज करते हैं, शेयर खरीदते हैं। अभी उनके ऊपर वो कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, तो क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा, मतलब एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी उस पर जीएसटी लगेगा। बट अगर हम कुछ डिपॉजिट करते हैं, कुछ विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो वहां पर नहीं लगेगा। बस छोटा छोटा जो अमाउंट है, जैसे कि एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, जैसे कि यहाँ पर ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी यहाँ पर जीएसटी लग सकता है 18% तक। तो यह क्या बोलता है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स क्या होता है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, मतलब अगर यहाँ पर मनी का यूज हो रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी हो रहा है, जैसे ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज के इंटरमीडिएट को हम देते हैं तो ब्रोकरेज के ऊपर 18% का जीएसटी भी देना होता है। तो ये होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन। पहले तो देखो गुड्स मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है और सर्विस मीन्स दिया हुआ है। गुड्स मीन्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। और सर्विस मीन्स एनीथिंग, सर्विस मीन्स क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। ये होता है हमारा दो डेफिनेशन गुड्स और सर्विस का। अभी हम देखे मनी का मीनिंग क्या देखे, मनी इंक्लूड्स क्या है, मनी में सब आएगा एक्सेप्ट द करेंसी हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब जिसका मार्केट वैल्यू, जो करेंसी का मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो वो करेंसी सिर्फ यहाँ पर नहीं आएगा मनी के डेफिनेशन में। अभी सिक्योरिटी का मीनिंग भी हमने देखा, बॉन्ड्स आएगा, मतलब बॉन्ड्स आएगा, शेयर्स आएगा, म्यूचुअल फंड्स आएगा, बहुत सारे देखे। देन उसके बाद हम अभी और एक मतलब ये टोटल डेफिनेशन खत्म हो गया और एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी का मीनिंग भी समझे। जैसे कि एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी क्या बोलता है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी बोलता है कि अगर कोई एक छोटा सा अमाउंट है, जैसे कि ब्रोकरेज वगैरह होता है, उस पर जीएसटी हमको देना पड़ता है। क्यों जीएसटी लगता है कि वो जो एक्टिविटी है हम डायरेक्ट मतलब अगर हम कुछ बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्या विड्रॉ करते हैं, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी में हमारा जीएसटी लगता है। जैसे कि ब्रोकरेज अमाउंट है उस पर हमारा जीएसटी लगेगा। अगर हम शेयर कुछ खरीदते हैं ब्रोकर को एंजल ब्रोकिंग, ऐसे करके बहुत सारे ब्रोकर है जिसके थ्रू हम जीएसटी करते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि हम शेयर परचेज करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो अमाउंट हम देंगे उस पर जीएसटी लगेगा, तो 18% तक जीएसटी लग सकता है। उसमें क्या होता है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, उस पर जीएसटी लगेगा, ये याद रखना हमेशा। देन एक्शनेबल क्लेम देखेंगे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या देखें, जैसे कि अदर देन बेटिंग गैम्बलिंग, तो वो एक्शनेबल क्लेम होता है। सो अभी खत्म हुआ, ये थोड़ा सा छोटा डेफिनेशन था। सो अभी आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।